वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो जो पहला टॉपिक होगा हमारा आज का वो होगा एंगुलर वेरिएबल्स का। ये क्या होते हैं इन्हें समझते हैं। आओ, तो देखो, एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, और ये O और यहाँ मान लो पॉइंट A है। ये OA वेक्टर अगर मान लो मूव करना शुरू करता है और आर्क लेंथ S कवर करता हुआ B पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, तो उसने सेंटर पे कुछ एंगल भी कवर किया ना, यहां से लेके यहां तक, राइट। और ये जो एंगल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पहला एंगुलर वेरिएबल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा हम लोग जनरली यूज करते आते थे, राइट। जो एंगल सेंटर पे सबटेंड हुआ उसको थीटा कहते थे, लेकिन अब थीटा नहीं कहेंगे, उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि देखो OA से OB जाने तक ये थीटा भी तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एक पॉइंट पे एंड हुआ। डायरेक्शन है इसमें, एरो लगाना पड़ा ऊपर की ओर, राइट। इसीलिए ये थीटा कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और इसको समझने के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं इसका डायरेक्शन समझने के लिए। डायरेक्शन कैसे होगा? जैसे मान लो O पे हम OA हमने ऐसे दिखाया और OA को OB की तरफ ले जाने वाला हमने उंगलियों को कर्ल किया, ठीक है। तो जैसे कर्लिंग हो रही है वही क्या डायरेक्शन हो गया? थीटा का डायरेक्शन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये थीटा जो होता है, तुम देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये यूनिट्स डायमेंशन चैप्टर में भी डिस्कस हुआ था। आर्क लेंथ यहाँ पर S दी हुई है, रेडियस R दिया हुआ है, तो हम लोग थीटा को S/R भी लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंटायर फिजिक्स में। तो अगर कभी कभी डायरेक्टली पूछ दे कि आर्क लेंथ बताओ, तो हम लोगों को रेडियस और थीटा के टर्म्स में बताना हो तो कैसे लिखेंगे? S इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा, राइट। रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क लेंथ होती है, ठीक है। और थीटा में हमेशा डायरेक्शन होता है, और वो डायरेक्शन पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से। और या तो ऐसा समझ लो, जो OA वेक्टर है वो किस पॉइंट से स्टार्ट किया और कहाँ पे एंड किया? OB पे एंड किया। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से हमने एरो बनाना शुरू किया एंगल का, और जहाँ पे एंड किया वहाँ पर हमने हेड बना दी उसकी एरो की, ठीक है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अब दो यूनिट होते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियंस में, जो कि इसका SI यूनिट होता है। अब डिग्री की चर्चा हम करते आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, राइट। लेकिन अब हम लोग रेडियंस में बात किया करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे तुम्हारे वो रेडियंस में ही आते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो ये कन्वर्जन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि थीटा को रेडियन में कन्वर्ट क्यों कैसे करते हैं, क्योंकि रेडियन SI है तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो अब डिग्री जो है, मान लो एक सर्कल बनाया हमने, उसमें कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल ये पूरा होता है ना। कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। और 360 डिग्री अगर हम लोग रेडियंस में लिखना चाहें तो होता है 2 पाई, ठीक है। 2 पाई, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कंप्लीट एंगल 2 पाई के बराबर होता है। अगर तुम्हें इतना याद है तो तुम बाकी के डिग्रीज को आसानी से कन्वर्ट कर ले जाओगे। देखो कैसे। अब देखो 360 डिग्री को हाफ करो और यहाँ भी हाफ करो, तो ये बन गया 180 डिग्री और ये बन गया पाई। तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। वैसे ही इसको भी हाफ कर दो जरा, 180 का हाफ हो गया 90, इसका हाफ किया तो पाई/2 हो गया। तो 90 किसके बराबर होता है रेडियंस में? पाई/2 के बराबर होता है। अब देखो 60 डिग्री चाहिए हमें, उसका कन्वर्जन करना है पाई में, तो 180 का तुम क्या करो, डिवाइड कर दो 3 से। तो 180 का 3 से डिवाइड करने पे 60 डिग्री हो गया, और पाई का भी करना पड़ेगा 3 से डिवाइड, तो पाई को भी 3 से डिवाइड करने पे पाई/3 हो गया। तो 60 डिग्री किसके बराबर आ गया? पाई/3 के बराबर आ गया। वैसे ही 30 डिग्री चाहिए तो 60 का हाफ कर दो, 30 डिग्री आ गया, और इसका हाफ करने पे पाई/3 का हाफ करने पे पाई/6 आ गया। तो 30 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई/6 के बराबर हो गया। तो ये बेसिक कन्वर्जन है जो तुम्हें अगर याद रख सको सबसे अच्छा, और नहीं तो सबसे पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, कंप्लीट एंगल विच इज 2 पाई, जब वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई रेडियंस में होता है, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का जिक्र बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखो समझो इस चीज को। सपोज करो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये O है, ये रेडियस R है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ थीटा एंगल से, ठीक है। तो अगर मान लो इस
ओए वेक्टर ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, ओए से स्टार्ट किया और वापस ओ पे ए पे पहुंच गया। ओए मतलब ये लाइन कोइंसाइड कर गई एक चक्कर लगाने के बाद, तो कितना एंगल कवर हुआ उसमें? कंप्लीट एंगल विच इज 360 डिग्री, राइट? तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई। ऐसे ही मान लो n रेवोल्यूशन लेने शुरू कर दिए तो 2 पाई इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर हुआ, एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट किया तो 4 पाई हो गया, एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट किया तो 6 पाई हो गया। तो 3 रेवोल्यूशन में हमने क्या किया? 3 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तब तो 6 पाई आया था ना। वैसे ही n रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट करता है ये ओए वेक्टर, तो कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस केस में? थीटा n रेवोल्यूशन में हो जाएगा 2 पाई इंटू एन। ठीक है, अच्छा अगर यहां तक क्लियर है तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। ये बेसिक डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की जो हम पढ़ते आए 9th-10th में, यानी कि एक सेकेंड में जितने रेवोल्यूशन या जितने साइकिल कंप्लीट करता है एक सर्कल में एक वेक्टर, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है? लेट्स सपोज n रेवोल्यूशन कर रहा है, तो वही क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, f इज इक्वल टू n हो जाएगा एक सेकेंड में। तो n की वैल्यू f हो गई, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई f बन जाएगा, राइट? तो इसीलिए थीटा की वैल्यू लिख दिया यहाँ पे 2 पाई f। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। कैसे आया, समझ में आया? फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड है, और वो हमने अभी भी जाना कि हमने 2 पाई n के बराबर पाया था, और n ही यहाँ पर f हो जा रहा है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू पाई f हो गया। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर एक और वेरिएबल दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। ये ओमेगा क्या होता है? ये ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये एक और नया एंगुलर वेरिएबल है, जस्ट लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता था जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। ये ओमेगा भी एक एंगुलर वेरिएबल है जिसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये क्या होता है समझते हैं पहले। देखो अगर ये थीटा जो है मान लो चेंज हो रहा है, राइट, बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर निकालने जाएंगे तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी देता है, एंड दैट इज ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, जस्ट लाइक वेलोसिटी होता था हम लोगों के केस में डी एक्स बाई डी टी, लाइक वो क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था, राइट? ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती थी। यहाँ ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन हम लोग समझेंगे अगले स्लाइड में। लेकिन उससे पहले समझ लो बेसिक क्या होता है। ये थीटा जब चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो थीटा तेजी से भी चेंज हो सकता है और धीमे धीमे भी चेंज हो सकता है, और दोनों केसेस में एंगुलर जो वेलोसिटी आएगी वो अलग अलग आएगी ना। तो वो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए इसीलिए हमें डी थीटा बाई डी टी करना पड़ा, राइट? अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे होगा उसको समझने के लिए अगले स्लाइड में चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिखा हुआ, ये कैसे आया। देखो इसको हम लोग अगर समझो कि थीटा 0 एंगल से स्टार्ट कर रहा था, तो डी थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और अगर मान लो 1 सेकंड में इतना थीटा ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ टाइम की जगह 1 सेकंड लिख सकते हैं हम लोग, है ना? अब थीटा की वैल्यू हम 2 पाई एफ निकाल ही चुके हैं फॉर 1 सेकेंड, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर आ गया। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला है 2 पाई बाई टी ओमेगा। ये कैसे आता है? देखो एफ की वैल्यू हम पढ़ते आए हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। एक साइकिल में या एक सर्कल में फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट? टाइम पीरियड क्या होता था? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी भी फॉर्मूला होता था, याद करो 9th-10th में। तो वही एफ के जगह पे हमने 1 बाई टी रख दिया यहाँ पे, तो क्या बन गया? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी बन गया। ओके, तो थर्ड फॉर्मूला भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में चर्चा करते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो जैसा मैंने बताया ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है। ठीक है, ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये रेडियस वेक्टर जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा थीटा एंगल कवर करता हुआ किसी टाइम में, तो ये थीटा तेजी से भी चेंज हो सकता है और धीमे धीमे से भी चेंज हो सकता है, राइट?
तो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है ये थीटा, यही बताता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में तुमने अपने फिंगर्स को रखना है, थंब को बाहर निकाल देना है, और ये वेक्टर ओ ए ओ बी की तरफ गया तो अपनी उंगलियों को कर्ल करो उसकी तरफ, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा ओमेगा का। और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सिस की तरफ आ रहा है, राइट, आउट ऑफ द बोर्ड, इसीलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं ओमेगा को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना तुम्हें आ गया, डी थीटा बाई डी टी से निकालते हैं, आई मीन डायरेक्शन निकालना आ गया, एक्सिस के अलॉन्ग होती है। अब इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, एसआई यूनिट होगी, देखो इसकी यूनिट होती है रेडियंस और टाइम की होती है सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी ना, एसआई यूनिट हो जाती है रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की, ठीक है। अच्छा अब देखो ओमेगा जो होता है दो टाइप का होता है, एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज होती है, एक ओमेगा इंस्टेंटेनियस होती है। ओमेगा एवरेज क्या होगी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यहाँ पर डायरेक्शन आई मीन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली एक लंबी अवधि के टाइम के लिए, ठीक है, तब हम लोग डेल्टा थीटा रखते हैं, डेल्टा टी रखते हैं, टाइम ज़्यादा है इसमें। और इंस्टेंटेनियस बहुत स्मॉल माइन्यूट टाइम के लिए यूज़ होता है, डी थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए यूज़ होता है, तो किसी इंस्टेंट पे ही कर रहे होते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो ये थीटा की फंक्शन दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 4, ये वेरिएबल थीटा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, राइट। तो हमें ओमेगा निकालना है 3 सेकंड में, यानी कि ये पूछा हुआ है ओमेगा एवरेज, और ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है 2 सेकंड में, यानी कि सेकंड में ओनली, दूसरे सेकंड में ओमेगा कितना, इंस्टेंट पे पूछा हुआ है। तो पहले ओमेगा एवरेज निकालते हैं। तो ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है, राइट। अच्छा तो डेल्टा थीटा जो होता है उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन में टोटल टाइम टेकन विच इज 3 सेकंड ओनली, राइट, गिवन है 3 सेकंड लग रहे हैं। अच्छा तो थीटा फाइनल क्या होगा, एक चीज समझो, थीटा फाइनल यहाँ पे हो जाएगा थर्ड सेकंड में, यानी 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया 9, और 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 हो गया 31, ये हुआ ना 27 प्लस 4 31 हो गया। अब थीटा इनिशियल कितना था, एट टी इक्वल टू 0 पे था, यानी 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 4 आ गया। अच्छा तो यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा फाइनल पे 31 रख दिया, माइनस थीटा इनिशियल में 4 रख दिया, अपॉन में 3 कर दिया, कितना आ गया 27/3 यानी कि 9 रेडियंस पर सेकेंड, ये ओमेगा एवरेज आ गया हमारा, ठीक है। वैसे ही ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता था डी थीटा बाई डी टी, राइट। इस बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन को, क्योंकि ये फंक्शन वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4 तो कितना आ गया, ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा पहले, ये हो जाएगा 6t और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, राइट। तो 6t आ गया, और किस टाइम पे निकालना है हमें, 2 सेकंड पे निकालना है, तो टाइम की जगह 2 रख दो, कितना आ गया 12 रेडियंस पर सेकेंड, ओके। सो ओमेगा एवरेज आ गया 9 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ गया 12 रेडियन पर सेकेंड, ओके। सो आई होप कि तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो बहुत ही एनालॉजिकल हैं, जैसा काइनेमेटिक्स में होता था वैसा ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होता है, लेकिन कुछ फर्क भी है। देखो कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था, राइट, ds बाई dt। तो अगर हम लोग dt को यहाँ लेके जाएं तो इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं, राइट। देखो इसी चीज को मैंने v dt लिख दिया इज इक्वल टू ds, कोई दिक्कत, dt वहां चला गया, v के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और अगर हमें कंप्लीट s चाहिए, ds क्या डिस्प्लेसमेंट है, और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ता था, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो कंप्लीट s आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, राइट। ये एक तरीका है निकालने का। वैसे ही अब यहां पर v की जगह क्या आ जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा आ जाता है, और s की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी बन गया, ठीक है। और ये dt को यहां लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। और हमें कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर दो तो हमें कंप्लीट एंगल मिल गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये दोनों ही टर्म्स एनालॉजिकल हैं। जो
1D मोशन में होता है वही यूसीएम में भी होता है, लेकिन वेरिएबल्स बदल जाते हैं। सो आई होप कि तुम्हें यूसीएम का बेसिक समझ में आया। इस सेशन में एंगुलर वेरिएबल्स हमने चर्चा की। अगले सेशन में हम लोग यूसीएम का नया टॉपिक लेके आएंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।